स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक बहुत पुरानी बहस में उतर रहे हैं। कविता की आत्मा क्या है? हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारतीय काव्य शास्त्र के 1000 साल से भी लंबे सफर की कहानी बताते हैं। ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये सदियों तक चले एक बौद्धिक महासंग्राम की तरह है। बिल्कुल। जहां बड़े बड़े आचार्यों ने ये पता लगाने की कोशिश की कि वो कौन सी एक चीज है जो शब्दों के झुंड को कविता बना देती है। तो आज का हमारा मिशन है इसी महान बहस को समझना। हम ये जानेंगे कि काव्यशास्त्र असल में है क्या, और फिर उन 6 प्रमुख विचारधाराओं या संप्रदायों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। हाँ, और ये एक तरह की आप कह सकते हैं कि बौद्धिक रिले रेस थी, जहां हर विचारक ने मशाल को थोड़ा और आगे बढ़ाया। क्या बात है। बिल्कुल, ये एक खोज थी और हर संप्रदाय ने एक नया नक्शा पेश किया। किसी ने कहा कविता की आत्मा उसके जगाए हुए भाव में है, तो किसी ने कहा उसकी सुंदरता में। किसी ने उसकी शैली को सब कुछ माना, तो किसी ने उसके छिपे हुए अर्थ को, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, ये सिर्फ 6 शब्द नहीं है, बल्कि कविता को देखने के 6 अलग-अलग चश्मे हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये काव्य शास्त्र शब्द ही अपने आप में बड़ा भारी भरकम लगता है। क्या ये कविता लिखने की कोई रूल बुक है? हाँ। एक तरह से हाँ, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि काव्य शास्त्र सिर्फ ये नहीं बताता कि कविता कैसे लिखें, बल्कि ये भी समझाता है कि कविता काम कैसे करती है। अच्छा। ये कविता का कह लीजिए एनाटॉमी चार्ट है, उसका संविधान है और उसकी समीक्षा का विज्ञान, सब कुछ एक साथ है। ये हमें वो औजार देता है जिनसे हम समझ सकें कि कोई कविता अच्छी क्यों है और कोई दूसरी क्यों नहीं। बिल्कुल, ये कला के पीछे का विज्ञान है। दिलचस्प। तो ये एक तरह से कविता का एक्सरे करने जैसा हुआ। चलिए तो फिर उस पहले आचार्य के पास चलते हैं जिसने इस खोज की शुरुआत की। बात करते हैं सबसे पुराने संप्रदाय की, रस संप्रदाय। हाँ, रस संप्रदाय। इसकी नींव रखी आचार्य भरत मुनि ने, जिनका समय ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आसपास माना जाता है, और उनका महान ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। भरत मुनि का कहना बहुत सीधा था, कविता या नाटक का मकसद दिमाग की कसरत कराना नहीं, बल्कि दिल को छूना है। उसे पढ़ने देखने के बाद आपके अंदर जो मजा, जो एहसास पैदा होता है, उसी को उन्होंने रस कहा। तो मतलब भरत मुनि का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने कविता के मूल्यांकन का केंद्र कवि से हटाकर पाठक या दर्शक पर कर दिया। जी। कविता सफल तब है जब वो हमारे मन में कुछ जगाए, न कि सिर्फ इसलिए कि कवि ने सुंदर शब्द लिख दिए हैं। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही उनका क्रांतिकारी कदम था, और उन्होंने इसे समझाने के लिए एक सूत्र दिया जो सुनने में बड़ा जटिल है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। एक मिनट, ये तो किसी मंत्र जैसा लग रहा है। विभावानुभाव। हमारे सुनने वालों के लिए चलिए इसे ऐसे तोड़ते हैं जैसे कोई मुश्किल रेसिपी समझ रहे हो। हाँ, बिल्कुल। इसको एक फिल्मी सीन की तरह समझिए। अच्छा। विभाव हैं भाव जगाने के कारण, जैसे कि हीरो, हीरोइन या कोई खतरनाक विलन। अनुभाव है उन भावों से पैदा होने वाली शारीरिक हरकतें, जैसे डर से कांपना या प्यार में मुस्कुराना। और व्यभिचारी भाव है वो छोटे छोटे आते जाते इमोशंस, जैसे थोड़ी चिंता, थोड़ी उत्सुकता, थोड़ी शर्म। ठीक है। भरत मुनि कहते हैं कि जब ये तीनों चीजें सही मात्रा में मिलती हैं, तो दर्शक के मन में सोया हुआ स्थायी भाव, जैसे प्यार या डर, जाग जाता है और एक आनंददायक अनुभव में बदल जाता है। इसी अनुभव का नाम रस है। वाह, मतलब ये इमोशन पैदा करने का एक पूरा साइंटिफिक फॉर्मूला है। एक तरह से, हाँ। तो रस यानी कविता का आंतरिक अनुभव। जी। लेकिन सिर्फ अनुभव से तो काम नहीं चलता। कविता के शब्द भी तो सुंदर होने चाहिए। क्या सिर्फ भद्दे शब्दों से सुंदर रस पैदा हो सकता है? शायद इसी सवाल ने अगले संप्रदाय को जन्म दिया होगा। बिल्कुल, यहीं से बहस आगे बढ़ी। 6ठी शताब्दी में आचार्य भामा सामने आए और उन्होंने कहा, 1 मिनट, भाव तो ठीक है, पर कविता बनती तो शब्दों और अर्थ से है, उसका श्रृंगार भी तो जरूरी है। और यहीं से अलंकार संप्रदाय की शुरुआत हुई। जी। अलंकार का मतलब ही है आभूषण या गहना।
तो जैसे गहने शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, वैसे ही उपमा, रूपक जैसे अलंकार कविता की भाषा को सजाते हैं। लेकिन इसमें खतरा नहीं है, मतलब सिर्फ सजावट पर ध्यान देते देते हम कविता के भाव या उसके मतलब से दूर हो जाएं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी पर सदियों तक बहस चली। भामा और उनके समर्थकों का मानना था कि अलंकार सिर्फ बाहरी सजावट नहीं है। वो कहते थे न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। इसका मतलब यानी सुंदर स्त्री का मुख भी बिना आभूषणों के शोभा नहीं पाता। उनके लिए अलंकार के बिना कविता की बात करना ही बेमानी था। वो भाषा को अर्थपूर्ण बनाने का तरीका थे, ना कि सिर्फ उसे सजाने का। ठीक है, तो एक तरफ है रस यानी कविता का दिल जी, दूसरी तरफ है अलंकार यानी इसका खूबसूरत चेहरा। लेकिन क्या सिर्फ इन दोनों से बात बन जाती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भाव भी अच्छा हो, अलंकार भी हो, पर कविता की पूरी बुनावट ही ढीली ढाली हो? जैसे किसी ने खूबसूरत कपड़े तो पहने हो, पर उनकी सिलाई ही ठीक ना हो। क्या बात है, आपने अगले संप्रदाय की जमीन तैयार कर दी। 8वीं शताब्दी में आचार्य वामन ने ठीक यही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आप दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, पर असली आत्मा तो रीति है। रीति? उनका सूत्र था रीतिरात्मा कव्यस्य। और यहाँ रीति का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब किसी तरह के रिवाज से है? यहाँ रीति का मतलब है विशिष्ट पद रचना, यानी शब्दों की खास बुनावट, या कह लीजिए स्टाइल। स्टाइल, अच्छा। वामन ने कहा कि सिर्फ सुंदर सुंदर अलंकार भर देने से कविता नहीं बनती। शब्दों को किस क्रम में रखा गया है, वाक्य कितने लंबे या छोटे हैं, भाषा में मिठास है या जोश, ये सब मिलकर रीति बनती है। उन्होंने 3 मुख्य रीतियां बताई। वैदर्भी, जो बहुत मधुर और सरल होती है, गौड़ीय, जो थोड़ी मुश्किल और जोश से भरी होती है, और पांचाली, जो दोनों का मिश्रण है। तो ये तो कविता के आर्किटेक्चर पे ध्यान देने जैसा है। रस इमोशन है, अलंकार डेकोरेशन है, और रीति उसका ब्लूप्रिंट या ढांचा है। बिल्कुल। ये बहस तो वाकई परत दर परत गहरी होती जा रही है। और अब हम इस बहस के सबसे क्रांतिकारी मोड़ पर आ रहे हैं। 9वीं शताब्दी में आचार्य आनंदवर्धन आए और उन्होंने एक ऐसा विचार दिया जिसने सबको चौंका दिया। अच्छा? उन्होंने कहा, आप सब जो कह रहे हैं वो कविता का शरीर है, उसकी आत्मा नहीं। काव्य की आत्मा तो ध्वनि है। ध्वनि मतलब साउंड, आवाज। ये थोड़ा अजीब नहीं है? यही तो सारा खेल है। आनंदवर्धन की ध्वनि का मतलब आवाज नहीं है, इसका मतलब है कविता का अनकहा, छिपा हुआ, सुझाया गया अर्थ। सुझाया गया अर्थ? हाँ, जो कहा जा रहा है उसके परे जो महसूस करवाया जा रहा है वही ध्वनि है। मतलब सबसे अच्छी बात वो है जो कही ही नहीं गई। ये तो मेरे लिए कविता को देखने का पूरा नजरिया ही बदल रहा है। इसका मतलब है कि कवि एक तरह से इशारों में बात कर रहा है। बिल्कुल। आनंदवर्धन ने समझाया कि शब्द की 3 ताकतें होती हैं। पहली है अभिधा, यानी शब्द का सीधा सीधा अर्थ, जैसे गाय का मतलब एक जानवर। ठीक है। दूसरी है लक्षणा, यानी जुड़ा हुआ अर्थ, जैसे किसी भोले आदमी को गाय कह देना। लेकिन तीसरी और सबसे ताकतवर शक्ति है व्यंजना, जिससे ध्वनि निकलती है। इसका कोई आसान सा उदाहरण है? जरूर। पुराना उदाहरण है कि कोई कहे गंगा में घर है। इसका सीधा अर्थ तो मुमकिन नहीं। लक्षणा से मतलब निकलेगा गंगा के किनारे घर है, लेकिन व्यंजना से जो ध्वनि निकलेगी वो होगी उस घर की पवित्रता, शांति और ठंडक का एहसास। अच्छा। ये एहसास शब्दों में कहा नहीं गया, पर महसूस हो गया। यही ध्वनि है। समझ गया। या आज के जमाने में सोचिए, कोई दोस्त आपको फोन पे लगा देखकर कहे, वाह बड़ी पढ़ाई हो रही है। शब्द तारीफ के हैं, पर ध्वनि ताने की है। हाँ, सही बात है। आनंदवर्धन के लिए यही ध्वनि पैदा करना ही सबसे ऊंचे दर्जे की कविता है। कमाल है। मतलब असल कविता वो है जो कहीं नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है। ये तो एक अलग ही स्तर है। तो अगर कविता इशारों में बात करने और सीधे सीधे ना कहने की कला है, तो क्या इसका मतलब यह है कि बात को जितना घुमा फिराकर, जितना अनोखे ढंग से कहा जाए, कविता उतनी ही अच्छी होगी? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। 10वीं शताब्दी में आचार्य कुंतक ने इसी विचार को पकड़ा और एक नया संप्रदाय बनाया, वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति? वक्रोक्ति का मतलब ही है वक्र उक्ति, यानी टेढ़ी बात या घुमावदार कथन। तो ये ध्वनि से कैसे अलग है? ध्वनि छिपे हुए अर्थ की बात करती है
और वक्रोक्ति कहने के टेढ़ेपन की? बहुत सूक्ष्म फर्क है, पर है। ध्वनि का जोर क्या महसूस करवाया गया पर है, वक्रोक्ति का जोर कैसे कहा गया पर है। अच्छा। कुंतक का मानना था कि कविता की जान ही उसके कहने के अनोखे, चमत्कारिक और कलात्मक अंदाज में है। उन्होंने इसे वैदग्ध्य भंगी भणिति कहा, जिसका मोटा मोटा अर्थ है किसी विद्वान या कुशल व्यक्ति द्वारा एक खास अदा के साथ कही गई बात। यह रोजमर्रा की बातचीत से भाषा को अलग करती है। अगर मैं कहूँ सूरज डूब गया तो ये सूचना है, पर अगर कवि कहे दिन का महाराज अपने सोने के सिंहासन समेत पश्चिम के सागर में समा गया, तो ये वक्रोक्ति है। समझ गया। तो अब तक हमारे पास 5 दावेदार हो गए हैं कविता की आत्मा के लिए: रस, भाव, अलंकार, सौंदर्य, रीति, शैली, ध्वनि, अनकहा अर्थ और वक्रोक्ति, अनोखा अंदाज। मेरा तो सिर ही घूम रहा है। ये तो एक ऐसे बावर्ची जैसा है जिसके पास दुनिया के सारे बेहतरीन मसाले हैं। अब कौन ये तय करेगा कि किस मसाले को कितना डालना है? और इसी सवाल ने हमें इस महान बहस के आखिरी पड़ाव पर पहुंचा दिया। अच्छा। 11वीं शताब्दी में आए आचार्य क्षेमेंद्र। उन्होंने सबको देखा, सबकी बातें सुनी और फिर कहा, आप सब सही हो, लेकिन आप सब अधूरे हो। अच्छा। कविता की आत्मा इनमें से कोई एक नहीं है। कविता का जीवन औचित्य है। औचित्य यानी प्रोप्राइटी, या हर चीज का उचित होना। ये तो एक तरह से सबको साथ लेके चलने वाला, एक संतुलन बनाने वाला सिद्धांत लगता है। बिल्कुल। क्षेमेंद्र एक मास्टर एडिटर की तरह थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि रस, अलंकार, रीति सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उनका इस्तेमाल सही जगह, सही समय और सही मात्रा में ना हो तो वे कविता को सुंदर बनाने की बजाय बिगाड़ देंगे। जैसे किसी के शोक में लिखी कविता में अगर आप भड़कीले श्रृंगारिक अलंकारों का इस्तेमाल कर दें तो वो अनुचित होगा और सारा असर खत्म कर देगा। ये तो बहुत व्यवहारिक बात है, मतलब एक फिल्म डायरेक्टर की तरह जिसे पता होता है कि किस सीन में कैसा संगीत डालना है। आप एक कॉमेडी सीन में दुख भरा संगीत नहीं डाल सकते। एकदम सही एनालॉग है। क्षेमेंद्र ने कहा, औचित्यम रस सिद्धस्त्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यानी रस से भरी हुई कविता का स्थिर जीवन औचित्य ही है। अच्छा। वो इतने गंभीर थे इस विचार को लेकर कि उन्होंने पात्र, रस, अलंकार, देश, काल, हर चीज के हिसाब से औचित्य के 28 भेद बता दिए। 28 भेद? जी। उनका मकसद ये पक्का करना था कि कविता का हर एक हिस्सा एक बड़ी और सुंदर तस्वीर बनाने में मदद करे, ना कि उससे ध्यान भटकाए। तो आज हमने इस 1000 साल से भी ज्यादा चली बौद्धिक यात्रा को तय किया है। हमने देखा कि कैसे कविता की आत्मा की खोज रस के भावुक दिल से शुरू हुई, फिर अलंकार के खूबसूरत चेहरे तक पहुंची, रीति की सधी हुई चाल को परखा, ध्वनि के अनकहे रहस्यों में उतरी, वक्रोक्ति के अनोखे अंदाज को समझा और आखिर में औचित्य के उस संतुलन पर आकर ठहरी जो इन सबको एक साथ बांधता है। और सबसे खास बात यह है कि इनमें से कोई भी पूरी तरह गलत नहीं है। भी होता है, उचित अलंकार भी, एक खास रीति भी, गहरी ध्वनि भी, कहने का अनोखापन भी, और इन सब का एक अद्भुत संतुलन भी। बिल्कुल। ये 6 संप्रदाय हमें उस कविता की महानता को अलग अलग पहलुओं से समझने की शक्ति देते हैं। जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आज के दौर में इस बहस को आगे बढ़ाया जाए तो क्या कोई 7वां संप्रदाय भी हो सकता है? क्या आज की दुनिया में कविता की आत्मा के लिए कोई नया दावेदार हो सकता है? शायद उसका सामाजिक सरोकार, या उसकी राजनीतिक चेतना, या फिर उसकी सरलता। सोचिएगा जरूर।